हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बेटा ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं हर साल, तो इस चैप्टर को बेटा बहुत ही ज़्यादा आप लोग ध्यान लगा करके समझेंगे। इसके अंदर सीबीएसई जो आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है इसके अंदर सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया गया है, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बनाया गया है ये लेक्चर। तो हम लोग बेटा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटा? इसके लिए ना हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि वाटर करंट क्या होता है और करंट का मतलब क्या होता है। बेटा करंट होती है कोई भी चीज़ जब फ्लो कर रही होती है ना, मूवमेंट में होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा करंट। जब कोई भी चीज़ फ्लो कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? करंट कहेंगे। जैसे कि नदी के अंदर बेटा पानी ना बहता हुआ होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वाटर करंट। बेटा विंड क्या होती है? हवा बहती हुई होती है, तो उसको हम लोग कहते हैं एयर करंट। वैसे ही बेटा किसी कंडक्टर के अंदर क्या चीज़ ऐसी बह रही है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं? बेटा कंडक्टर के अंदर ना चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यानी कि चार्ज का करंट कहते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक किसको डिनोट कर रहा है बेटा? चार्ज को डिनोट कर रहा है। क्या हो गया? जब किसी कंडक्टर के अंदर हम लोग चार्जेस को मूव कराएंगे या चार्ज मूव कर रहे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। किसका फ्लो है बेटा? चार्ज का फ्लो है। किसके जरिए से? कंडक्टर के जरिए से। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन ना हम लोग किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखो, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? हमने कई बार इस चीज़ को पढ़ा है कि बेटा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए अगर वहाँ पे रेट निकाला जाएगा तो वहाँ पे उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही बेटा इलेक्ट्रिक करंट को अगर ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो का रेट होता है, तो बेटा चार्ज को टाइम से डिवाइड करना होगा। चार्ज को टाइम से डिवाइड करना होगा तो हमको क्या निकाल के दे देगा? ये इलेक्ट्रिक करंट निकाल के दे देगा। अगर सिंपल डेफिनेशन देखी जाए तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम। बेटा इसका ना सिंबल फॉर्म, जो सिंबल्स के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है ये, और चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं। ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म का फॉर्मूला आपके पास आ गया है। बेटा यहाँ पे ना हम लोग कुछ एसआई यूनिट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये एसआई यूनिट्स देखो 3 तरीके की हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले के अंदर 3 फिजिकल टर्म्स हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो पहला है बेटा चार्ज। चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है बेटा मीटर, और स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। वैसे ही चार्ज की एसआई यूनिट क्या होगी बेटा? कूलम होगी, है ना। इसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट कर देते हैं। वैसे ही करंट की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा? एम्पेयर, है ना। इसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, और टाइम को तो आपको पता ही है सेकंड में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एसआई यूनिट होती है सेकंड, ठीक है। बेटा ये जो करंट है ना, इसके कुछ स्मॉलर यूनिट्स भी होते हैं, स्मॉलर क्वांटिटीज़ भी होती हैं। जैसे कि अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ हो बेटा 1 मिली एम्पेयर, जो स्मॉल एम है नहीं, इसका मतलब होता है 1 मिली, और ये क्या लिखा है? 1 मिली एम्पेयर, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है बेटा 10 की पावर -3 एम्पेयर, 10 की पावर -3 एम्पेयर। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा हुआ हो, इसका मतलब होता है बेटा माइक्रो। ये क्या लिखा है? 1 माइक्रो एम्पेयर, तो इसका मतलब होता है 10 की पावर -6 एम्पेयर। बेटा आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए आपके पास क्वेश्चन के अंदर कि आपको 1 एम्पेयर को डिफाइन करना है, पहले तो आपको इलेक्ट्रिक करंट अगर डिफाइन करने के लिए आ जाए तो ये वाली सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये भी याद हो ही गई होगी आपको, है ना। अगर आपको बोलता है बेटा 1 एम्पेयर को डिफाइन करना है, तो 1 एम्पेयर किस तरीके से हो सकता है बेटा? 1 एम्पेयर कब होगा? यानी कि करंट, एम्पेयर किसकी यूनिट है? करंट की यूनिट है। तो यहाँ पे करंट की जगह पे 1 एम्पेयर आप लोग इमेजिन करो। देखो 1 एम्पेयर इमेजिन करो। ये कब हो सकता है बेटा? जब ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी सेम हो। ये 1 कब आएगा? जब चार्ज पे नंबर भी सेम हो और टाइम पे भी नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी सेम हो। तो हम लोग अगर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है तो बेटा कट के कितना हो जाता है? 1 1 हो जाता है। और अगर 1 है तो बेटा ये चार्ज किस में हम लोग मेजर करते हैं? कूलम में, तो 1 कूलम हो जाएगा। और टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। तो बेटा 1 एम्पेयर किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप? देखो 1 एम्पेयर इट इज़ द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। यानी कि एक सेकंड के अंदर बेटा 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग 1 एम्पेयर का करंट डिफाइन कर सकते हैं। बेटा एक सेकंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1 एम्पेयर का करंट डिफाइन कर सकते हैं। बेटा नेक्स्ट ना हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ठीक है। दो क्वेश्चन से बेटा एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको ना किसी सर्किट के अंदर, किसी फिलामेंट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है वो आपको दिया हुआ है। करंट कितना फ्लो कर रहा है ये हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो 0.5 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है। और टाइम कितना ले रहा है बेटा, उसके अंदर कितनी देर तक करंट फ्लो कर रहा है, वो 10 मिनट्स तक फ्लो कर रहा है। तो आपको बताना है बेटा उसके अंदर चार्ज कितना फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने करंट की एसआई यूनिट पढ़ी है एम्पेयर, और टाइम की एसआई यूनिट पढ़ी है हमने सेकंड बेटा। यहाँ पे टाइम ना सेकंड में नहीं लिया हुआ, किस में दिया हुआ है हमको, मिनट्स में दिया हुआ, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड्स के अंदर। बेटा कन्वर्ट जब आप करेंगे तो 10 को आप लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड्स आपके पास टाइम निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों ने बेटा अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल्स टू Q/T। इस फॉर्मूले के अंदर बेटा हम लोग वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो I की जगह पे हम लोग 0.5 पुट कर देंगे, Q की जगह पे हम लोग बेटा Q छोड़ देंगे क्योंकि हम लोगों को निकालना है, और टाइम कितना है आपके पास 600 सेकेंड्स है। अब ये 600 दूसरी तरफ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई होने के लिए, तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आएगा। ये जब आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा तो ये आ जाएगा आपका 300 कूलम, इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा, 300 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा होगा। बेटा इसी तरीके से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए ना आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन आ रहा है इसको पढ़िए और देखिए, लिखा हुआ है बेटा कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये कह रहा है बेटा कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मिल करके वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जब मिल जाएंगे तो 1 कूलम चार्ज बनाएंगे, ठीक है ना। तो हमको ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आप मिलाओगे तो 1 कूलम का चार्ज आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ना n सपोज कर लिया है, n लेट कर लिया है, और चार्ज को ना बेटा Q कैपिटल Q सपोज कर लिया है, और चार्ज जो है ना बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर 1 कूलम दिया हुआ है। और एक बात ना आपको याद रखनी है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए ना एक फॉर्मूला है हमारे पास, Q इज इक्वल्स टू NE, ये फॉर्मूला है। ये Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, टोटल चार्ज, जितना चार्ज आपको दिया हुआ है, या फिर इस फॉर्मूले के अंदर चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर आपको बेटा Q की वैल्यू 1 दी हुई है, N की वैल्यू आपको निकालनी है, और E जो है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 रहेगा इसका। अब आप बेटा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1 के नीचे 1.6 × 10⁻⁻19 आ जाएगा, और इक्वल टू में n रहेगा। इस टर्म को अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आपको ना सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के बेटा 1 कूलम ऑफ चार्ज को बनाएंगे। 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब, जब एक जगह मिल जाएंगे तो कितना चार्ज बनेगा बेटा, सिर्फ 1 कूलम का चार्ज बनेगा। टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होता है ये, देखो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है ना कुछ नहीं होता, ये ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फ्लो का एक रास्ता है। जैसे कि बेटा एक सर्किट होता है ना, जो रेस ट्रैक होता है उसको हम लोग सर्किट कहते हैं। वो क्या होता है, सिर्फ एक पाथ होता है ताकि वहाँ पे जो है ना जो व्हीकल्स हैं वो मूव कर सकें, सिर्फ वो पाथ होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फ्लो का रास्ता होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फ्लो का रास्ता होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक चार्ज। बेटा अभी जो है कॉमा के अंदर जो 2 वर्ड्स हैं उनको छोड़ देंगे, इसके अलावा पढ़ो डेफिनेशन को, द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट का जो रास्ता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो का जो रास्ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं बेटा, है ना। अच्छा ये कैसा सर्किट होता है, ये कंटिन्यूअस होता है और क्लोज्ड होता है। बेटा कंटिन्यूअस का मतलब कि बीच में कहीं पे भी ब्रेकेज नहीं होगा, क्लोज्ड का मतलब बेटा ये ना कंप्लीट होगा, इसके बीच में कहीं पे भी कोई चीज़ खाली नहीं होगी। अगर वहाँ पे खाली होगी तो वो क्लोज नहीं, वो ओपन सर्किट कहलाता है और उसके अंदर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये एक सर्किट बेटा यहाँ पे टिपिकल सर्किट बनाया हुआ है, इसको देख लेंगे। आपको यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है, यहाँ पे एक बल्ब है, यहाँ पे एक स्विच है बेटा जिसको की भी कहते हैं ना, और यहाँ पे एक एमीटर है। क्या होता है अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अच्छा एक बात आप लोग खास ध्यान रखेंगे बेटा, जो करंट होता है ना, ये जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, जो करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट किस चीज़ का होता है बेटा, चार्जेस का होता है करंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो ये चार्ज बेटा किस पार्टिकल के चार्जेस होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स, वो पार्टिकल्स होते हैं जिसके चार्ज फ्लो करते हैं ना। ये चार्ज कौन सा होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। और आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो द चार्ज दैट फ्लो इन अ सर्किट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि सर्किट के अंदर जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो कैसा चार्ज होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव वाला चार्ज फ्लो करेगा। अच्छा एक बात यहाँ पे बेटा नीचे और लिखी हुई है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अपोजिट इन नेचर।
बेटा इस चीज़ को ना समझेंगे। देखो सर्किट के अंदर आपको ना यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है। करंट की डायरेक्शन आप लोग याद रखेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल में सारे अप्लायंसेज, डिवाइसेज और मीटर्स के थ्रू होते हुए चला जाएगा। देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने करंट को निकाला है, बल्ब के थ्रू, एमीटर के थ्रू, की के थ्रू, स्विच के थ्रू आते हुए नेगेटिव टर्मिनल में मर्ज हो गया। तो आप लोग याद रखेंगे बेटा, करंट का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से आपको स्टार्ट करना है, सर्किट से गुजारते हुए आपको नेगेटिव में मर्ज करा देना है। लेकिन बेटा इसके विपरीत, ये आपको बात इसके ऑपोजिट में देखो, बात आपको समझ में आएगी कि ये करंट होता क्या है। पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। जैसे कि आप लोग वाटर करंट की बात करें तो बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं तभी तो उसका करंट बन रहा है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसका करंट होगा, है ना। तो यहाँ पे बेटा ये जो करंट है ना, ये करंट किसका है बेटा, पार्टिकल्स का। जो पार्टिकल्स के चार्जेस है ना उनका फ्लो है, यानी कि चार्जेस बेटा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे, चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बात और लिखी हुई बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है ना वो करंट के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन से अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जो चार्ज है उसका फ्लो वो करंट के फ्लो के अपोजिट होता है हमेशा। देखो ये बात हम लोग समझेंगे, जिस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना को ऑब्जर्व किया गया ना, उस ज़माने में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर नहीं किया गया था, ठीक है। उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमिना को तो ऑब्जर्व कर लिया गया और ये मान लिया गया कि यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से ना कोई पॉजिटिव चार्ज निकलता होगा और सर्किट से होता हुआ नेगेटिव टर्मिनल के अंदर चला जाता होगा, मर्ज हो जाता होगा। तो बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल रहा है, कोई इमेजिनरी पॉजिटिव चार्ज मान लिया गया उस ज़माने में, तो यहाँ से अगर पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है तो जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा होगा उसी डायरेक्शन में उसका करंट होगा। तो अगर यहाँ से बेटा कोई पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है तो हमने ये डायरेक्शन बिल्कुल सही मानी है ना। लेकिन फिर बाद में जब स्टडीज़ और ज़्यादा ब्रॉड हो गई, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर कर लिया गया, तो ये पता लगा कि भाई सर्किट के अंदर ना ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज मूव कर ही नहीं रहा। कौन मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस को मूव कराते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस मूव कर रहे हैं जो कि नेगेटिव नेचर के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता जो कि मूव कर रहा हो। अब क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जो मूव कर रहा है ना, वो हमने इसको ऑब्जर्व किया कि भाई जिस डायरेक्शन में हमने करंट को सपोज कर रखा है ना कि पॉजिटिव से निकलता होगा और नेगेटिव में जाता होगा, वो ऐसा है ही नहीं। किधर से निकलता होगा बेटा, वो नेगेटिव से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और पॉजिटिव में जाके मर्ज हो रहा है, ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया गया। तो होना क्या चाहिए था बेटा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस का मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में करंट का भी मूवमेंट होना चाहिए। जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स बेटा जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट का, वो वाटर का करंट भी है। तो होना चाहिए था कि इस करंट के डायरेक्शन को हम लोग अपोजिट ले लेते, लेकिन लिया नहीं गया। क्यों बेटा, क्योंकि करंट के डायरेक्शंस को अपोजिट ले लेते ना तो बहुत सारी जो स्टडीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती। तो हमने एक बात को ऑब्जर्व कर लिया, एक बात को हमने जो है पकड़ लिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट और करंट के मूवमेंट को हमेशा हम लोग अपोजिट में ले लेंगे, ठीक है ना। आप लोग याद रखेंगे बेटा, करंट का मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस का मूवमेंट हमेशा अपोजिट रहेगा सर्किट के अंदर। करंट का मूवमेंट बेटा पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के निकालना है, डिवाइसेस से सर्किट के थ्रू होते हुए जाएगा और नेगेटिव में चला जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बेटा नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा और पॉजिटिव टर्मिनल में मर्ज हो जाएगा सर्किट से होता हुआ। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे देखेंगे बेटा एमीटर क्या होता है। बेटा सर्किट के अंदर ना एक ऐसा डिवाइस लगा हुआ है जो कि आपको सर्किट के अंदर करंट को, इलेक्ट्रॉनिक करंट को, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करके दे देगा। देखो एमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करके दे देगा सर्किट के अंदर कि 1 एम्पेयर है, 2 एम्पेयर है, 3 एम्पेयर है, 10 एम्पेयर है, आपको मेजर करके दे देगा। बेटा एक बात आप लोग याद रखेंगे, ये हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है सर्किट के अंदर, सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अभी हम लोग कनेक्शंस ना चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे कि सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, लेकिन एमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाएगा हमेशा याद रखना है आपको, सीरीज़ में कनेक्टेड रहेगा, है ना। जैसे कि इस यहाँ पे आपको देखो एमीटर लगाया हुआ है, जहाँ पे आपका सर्किट के अंदर अप्लायंस है, बल्ब है यहाँ पे, उसी के साथ साथ एक एमीटर लगा हुआ है। साथ ना एक और डिवाइस होता है जिसको हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ये भी सर्किट के अंदर करंट को मेजर करने के काम में आता है, लेकिन इसका एक और एडवांटेज है बेटा, ये बता देता है कि करंट ना किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को देख लेंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर करंट, इट शोज़ डायरेक्शन एज वेल। ये बेटा डायरेक्शन भी बता देता है और इसको भी सीरीज़ में ही कनेक्ट किया जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपना, ये है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा। अभी फ़िलहाल के लिए ना हम लोग पोटेंशियल को एनर्जी समझ लेंगे या फिर किसी एक तरीके से प्रेशर को समझ लेंगे। इसको
हमने अभी तक सर्किट के अंदर ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट ना फ्लो करता है, और इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना एक चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। बेटा ये चार्जेस का फ्लो सर्किट के अंदर हो कैसे रहा है, इसके बारे में हमको समझना है। इसको समझने के लिए बेटा यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए, इसको समझेंगे। सपोज करो हमारे पास बेटा दो टैंक्स हैं जो कि सेम लेवल पर रखे हुए हैं, इन दोनों के हाइट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है ना। अगर हाइट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, तो इसको अगर मैं दोनों पाइप्स को ऐसे जोड़ूंगा, पाइप्स को बीच में जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे ना कोई भी वाटर का फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि दोनों के हाइट के बीच में ना कोई डिफरेंस नहीं है, जिसके वजह से इनके पोटेंशियल एनर्जीज में कोई डिफरेंस नहीं है। बेटा 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? हाइट की वजह से होती है ना। अगर इन दोनों के लेवल बेटा ये दोनों का लेवल सेम है ना, तो इन दोनों के हाइट के बीच में ना कोई डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से वाटर का ना फ्लो नहीं होगा, वाटर का करंट क्रिएट नहीं होगा। अगर सपोज करो बेटा हमने पोटेंशियल में दोनों की एनर्जीज़ के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो क्या वाटर फ्लो करेगा? देखो यहाँ पे एक और एग्जांपल है। मैंने एक टैंक को बेटा एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उठा दिया, जिसको एक्स्ट्रा हाइट दे दी है मैंने थोड़ी सी, और दूसरा वाला टैंक ना एज इट इज़ नीचे रखा हुआ है। क्या अब इन दोनों की हाइट में डिफरेंस क्रिएट हो गया बेटा? जब हाइट में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जीज में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू हाइट, हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा। तो जब हाइट में डिफरेंस क्रिएट हो गया तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जीज में क्रिएट हो गया डिफरेंस। अब जब पोटेंशियल एनर्जीज में डिफरेंस क्रिएट हो गया बेटा, तो एक हिस्सा जो है ना, एक टैंक के पास एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे ना वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वाटर का करंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है बेटा, तो हम लोग समझेंगे कि जो एक कंडक्टर होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के चार्जेस होते हैं बेटा, वो कैसे फ्लो करें। अच्छा ऑफ कोर्स वहाँ पे ना कोई ग्रेविटी का तो कोई रोल प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमने कंडक्टर को बेटा सीधा रखा या ऐसे हाइट के दे दी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नीचे की तरफ फ्लो नहीं करेंगे। तो वहाँ पे किसका फ्लो हो रहा है बेटा? वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो हो रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे होंगे कि बेटा किसी एक एंड में ना पोटेंशियल ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी, और किसी एक एंड में पोटेंशियल या एनर्जी कम होगी। तो ये बेटा दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जीज में डिफरेंस कौन क्रिएट करता है बेटा? सर्किट के अंदर एक बैटरी या फिर सेल दोनों एंड्स के बीच में ना पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, जिसके वजह से सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, चार्ज का करंट बन जाता है बेटा उसके अंदर, है ना। तो देखो यहाँ पे एक सर्किट बनाया हुआ है आपके पास यहाँ पे एक बैटरी दिखाई हुई है। बैटरी के अंदर बेटा एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना बेटा, ये हमेशा ज़्यादा एनर्जी पे होता है, ज़्यादा पोटेंशियल पे होता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल किस पे होता है बेटा? लेस पोटेंशियल पे होता है, लेस एनर्जी पे होता है, जिसके वजह से यहाँ से एक चार्ज का करंट बनेगा और नेगेटिव टर्मिनल पे जाकर के ये चला जाएगा। देखो क्या लिखा बेटा, ये ऐसा कर कैसे लेता है बैटरी? ये दोनों टर्मिनल्स को अलग अलग पोटेंशियल कैसे दे देता है? तो इसके अंदर बेटा कुछ केमिकल एक्शन होता है बैटरी के अंदर, जिसकी वजह से पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से बेटा जो चार्जेस है ना, वो मोशन के अंदर आ जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में और हम लोग डिटेल में समझेंगे, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा? द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बेटा किसी भी एक कंडक्टर के अंदर ना दो पॉइंट्स को अगर हम लोग डिसाइड कर लें, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज के ले जाने में जितना काम करना पड़ रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने में जितना काम पड़ रहा है, इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बेटा। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। अगर हम इसको बेटा सिंबल के फॉर्म में लिखना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल होता है कैपिटल V, वर्क डन को हम लोग W से डिनोट करते हैं बेटा, चार्ज को हम लोग ने पढ़ा है कि Q से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या फिर अपॉन में चार्ज। बेटा पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट देखेंगे हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस और भी किसी की होगी तो SI यूनिट देख लेंगे। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट देख रहे हैं बेटा। इसको पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर किया जाता है। इसकी SI यूनिट होती है बेटा वोल्ट, जिसको हम लोग कैपिटल V लिख देते हैं। ये कैपिटल V है, ठीक है। अच्छा इस फॉर्मूले के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे वर्क डन आई है, जो कि हम लोगों ने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि वर्क डन की SI यूनिट होती है बेटा जूल। इस फॉर्मूले के अंदर बेटा ये बात आपसे पूछ सकता है कि अगर किसी सर्किट के बीच में दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1 वोल्ट है तो इसका क्या मतलब होता है। तो बेटा डिफाइन 1 वोल्ट करके ना ये क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर के अंदर। तो अगर देखो किसी भी ये V भी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस डिनोट करता है, और इसकी यूनिट भी बेटा कैपिटल V होती है, ठीक है ना। फॉर्मूले के अंदर जो V है ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, और अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उसके न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको एक कैपिटल V रखना पड़ेगा, जो कि वोल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है।
अच्छा, डिफाइन 1 वोल्ट। बेटा ये क्या पूछ रहा है? डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो यहाँ पे वर्क डन और चार्ज भी दोनों इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के होने चाहिए। सपोज करो बेटा 1 वोल्ट है यहाँ पे और यहाँ पे 10 जूल का वर्क है और यहाँ पे 10 कूलम का चार्ज है, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा? 1 जूल और 1 कूलम ऑफ चार्ज बचेगा। तो 1 वोल्ट का क्या डेफिनेशन हो सकती है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम 1 जूल का काम करेंगे या फिर 1 जूल का वर्क डन होगा, किसमें? वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। किसी 1 कूलम ऑफ चार्ज को, 1 कूलम चार्ज को 2 पॉइंट्स के बीच में ले जाने में अगर 1 जूल का काम करना पड़ रहा है तो बेटा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट बोलेंगे, है ना। फिर से पढ़ लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए अगर 1 जूल काम करना पड़ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? 1 वोल्ट कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन में 1 कूलम, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को ना मेजर करने के लिए हमारे पास एक मीटर भी होता है। जैसे कि हमने करंट को मेजर करने के लिए 2 मीटर्स पढ़े हैं ना, एक पढ़ा है हमने एम मीटर और एक पढ़ा है बेटा गैल्वेनोमीटर। वैसे ही बेटा हमारे पास ना पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए ना वोल्ट मीटर होता है। देखो क्या होता है? अ डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आपको मेजर करना है तो वोल्ट मीटर आप लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट किया जाएगा? हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा। अभी सीरीज़ पैरेलल हम लोग चैप्टर के अंदर आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। पैरेलल में हमेशा इसको कनेक्ट किया जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन हमको ये कह रहा है कि आपको ना कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर आपको 2 कूलम का चार्ज किसी 2 पॉइंट्स से आपको गुजारना है और 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। बेटा सिंपल आप लोग फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है। सारी वैल्यूज़ को आप लोग यहाँ पे पुट करेंगे। 12 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल वर्क डन आपको निकालना है और चार्ज आपका 2 दिया हुआ है। 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो कितना हो जाएगा ये? 24, यानी कि 24 जूल। कितना आ जाएगा आपका? 24 जूल वर्क डन हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बेटा ये सेकंड क्वेश्चन ना आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये दिया हुआ है, आपको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, देखना आप इसको इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे। बेटा ये कह रहा है कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हर 1 कूलम चार्ज को अगर वो बेटा अगर वो बेटा पास कर रहा है 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी के ज़रिए से। कितनी एनर्जी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी हर 1 कूलम ऑफ चार्ज को, हर 1 कूलम ऑफ चार्ज को अगर ये 6 वोल्ट बैटरी के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है कि बेटा कितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे। तो एनर्जी बेटा क्या होता है? एनर्जी ना वर्क डन ही होता है, यानी कि आपसे ही ना वर्क डन ही पूछ रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि ईच कूलम ऑफ चार्ज, ईच कूलम का चार्ज का मतलब है बेटा कि क्यू की वैल्यू आप 1 कूलम लेंगे और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है? 6 वोल्ट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे फिर से वही सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये फॉर्मूला है बेटा, 6 वोल्ट दिया हुआ है आपको पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन आपको निकालना है, यानी कि एनर्जी आ जाएगी आपके पास और चार्ज आपको 1 कूलम दिया हुआ है। तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा? 6 जूल आ जाएगा। और यही क्या होगा आपका? इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर ये 1 कूलम ऑफ चार्ज 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से गुजर रहा है। कई बार जो है ना हम लोग जब सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को कन्वेंशनल जो डायग्राम्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ना बनाते हुए हम ना उनके कुछ सिंबल्स को बना देते हैं बेटा। तो आपके पास ना एनसीईआरटी बुक के अंदर आपके पास एक टेबल है, मैं यहाँ पे उसको ऐड कर दूंगा, आप देखना स्टार्ट करें उसको। सबसे पहले देखो, अगर इलेक्ट्रिक सेल है बेटा तो उसके अंदर ना आपको सिर्फ एक लॉन्गर लेग और एक स्मॉलर लेग बनानी है और लॉन्गर लेग को हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल देना और स्मॉलर लेग को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल देखना है। नेक्स्ट में बेटा अगर आपको बैटरी बनाना है तो बैटरी क्या होता है बेटा? ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है ना। तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बना देने हैं, 2, 3, 4 जितने भी आपको दे देने हैं। अच्छा, प्लग जो की होता है बेटा, की और स्विच एक ही चीज़ होती है। तो आपको एक ना ओपन स्विच दिया हुआ है और एक आपको क्लोज्ड स्विच दिया हुआ है। बेटा जो ओपन स्विच होता है ना ये ऑफ सिचुएशन होती है, ऑफ कंडीशन होती है, स्विच ऑफ होएगी। अगर यहाँ पे आपको क्लोज्ड स्विच लिखा हुआ है तो ये बेटा ये क्लोज्ड स्विच का मतलब है ये ओपन, ये ऑन है, यहाँ पे डिवाइस काम कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा वायर का जॉइंट किस तरीके से बनाना है आपको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अगर वायर्स ना क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे से लेकिन उन दोनों को ना ज्वाइन नहीं करना तो आपको कैसे बनाना है उसको वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब, अब तक जो मैं बनाता था वो इलेक्ट्रिक बल्ब वो किस तरीके से बन रहा है, उसका सिंबल क्या होता है देख लो। अगर नेक्स्ट है बेटा रजिस्टर, अभी हम लोग पढ़ेंगे रजिस्टर्स, यानी कि जितने अप्लायंसेज होते हैं ना हमारे पास, जैसे कि फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसीज हो गए, इन सबको हम लोगों को सर्किट के अंदर दिखाने के लिए ना कैसे कुछ जिगजैग लाइंस बनानी होती हैं, ठीक है।
नेक्स्ट देखो बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि इसके अंदर जो इसकी जो बेटा मतलब इसकी जो वैल्यू होती है ना रेजिस्टेंस की, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, इसको हम लोग वेरी करा सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं इसकी वैल्यू को और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको बेटा हम लोग ना रियोस्टेट भी कहते हैं। अगर सर्किट के अंदर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो यहाँ पे देखो दो तरीके से रिप्रेजेंट इसको किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग एमीटर देखेंगे बेटा। एमीटर को सर्किट के अंदर एक सर्कल बनाना और बीच में कैपिटल ए लिख देना है, और वोल्ट मीटर में भी बेटा आपको सर्किट के अंदर बीच में जो है ना सर्कल बना करके वी लिख देना है कैपिटल में।